सीधा आपको पुरुलिया लिए चलते हैं, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित पुरुलिया से लोकप्रिय सांसद माननीय श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान विद्यासागर चक्रवर्ती जी, जिला महामंत्री श्री विवेक रांगा जी, शंकर महतो जी, जिला उपाध्यक्ष रोबिन सिंह देव जी, विनोद तिवारी जी, विनोद सिंह जी, संजीव महतो जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष कावेरी चटर्जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो जी और तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए इस सभा में उपस्थित हजारों की संख्या में यहां पर उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती से परमहंस राम कृष्ण जी की इस पावन धरती पर आया हूं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंगाल की धरती सदैव से भारत के अंदर परिवर्तन की धरती रही है। देश को एक नई दिशा देने वाली धरती रही है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। इसी धरती ने रामकृष्ण परमहंस को देश को दिया, दुनिया को दिया। स्वामी विवेकानंद को इस धरती ने दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इस धरती ने दिया और देश के अंदर देश की आजादी को अपनी क्रांति के ज्वार से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले देश के स्वाधीनता आंदोलन के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो इसी धरती ने देश को दिया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की ही धरती में पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती भी बंगाल ही है और भारत के अंदर अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की गवाह बनी ये बंगाल की धरती। ये वही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन भी दिया और जिस धरती ने वंदे मातरम का अमर गीत भी भारत को दे करके एक राष्ट्र गीत भी भारत की धरती को समर्पित किया। और इसलिए मैं बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है।
इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। तीनों परिवार, मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। पुरुलिया से ही इसकी शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं आज भी जब आया मैं देख रहा था अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। लेकिन जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा और आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया है हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज ये सभा उस रूप में यहां पर प्रारंभ हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी
जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है। और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है, वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। लेकिन कम से कम सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया, और सभी लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी वैचारिक विजय हम सबकी है। जब वैचारिक विजय के मंच पर हम लोग जीत चुके हैं, तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना है, और वही आशीर्वाद मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बंगाल आजादी के समय ये मान्यता थी कि बंगाल विकास की धुरी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और यही नहीं, 6 करोड़ की आबादी को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है, और 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में मिला है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती है। और यही कारण है विकास के मोर्चे पर
बंगाल पिछड़ता गया, यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, अमित शाह जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए एक बार फिर से इस चुनावी समर में सबके सामने आया है। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है। और इसके लिए हमें एक बार फिर से लड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था, वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है, यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। और मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, श्री बानेश्वर महतो एक जुझारू कार्यकर्ता है, आपके लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। यहां के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसके लिए श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बानेश्वर महतो के समर्थन में आप सभी सहयोग करेंगे, हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर बानेश्वर महतो को भारी बहुमत से विजयी बना करके पश्चिमी बंगाल विधानसभा में भेजे। और यहां पर बानेश्वर महतो और यहां पर सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो मिलकर के यहां पर विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं को तो आपके पास लेकर के आएंगे ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ता परिवारों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ है बंगाल के लिए और बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए शहीद हुए हैं, उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना भाषण समाप्त किया, चुनावी सभा को अपना संबोधन समाप्त किया है और उन्होंने बताया है 2-3 बातें जो प्रमुख तौर पर उन्होंने कही, वो हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं, बल्कि 10 बड़ी बातें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। उन्होंने वहां की सरकार की अराजकता का जिक्र किया,
उन्होंने कहा कि बीजेपी आपकी पीड़ा का समाधान करने आई है। मैं 2019 में भी यहां पर आया था, मुझे रोका गया था, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया था, उसके बावजूद भी मैं 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से चल कर आया। ममता दीदी अब मंदिर जा रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, ये चेंज है। राहुल जी भी मंदिर जाते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि राहुल जी एक मंदिर में ऐसे बैठे कि लगा कोई नमाज पढ़ने बैठे हैं और पुजारी को टोकना पड़ा। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते और इसी अराजकता से मुक्त कराने के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। जो कुछ उन्होंने कहा महत्वपूर्ण, अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। तो टीएमसी की सरकार की विदाई 45 दिनों बाद सुनिश्चित है, ये कहा मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले पुरुलिया की जनसभा में, चुनावी सभा में।